नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चैप्टर 3 जो है क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी बुक का हम कर रहे हैं, जो एटम्स के बारे में है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये हमारा चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए हम ले लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे ये देखिए दिया है। In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of एथेनोइक एसिड। यह हमें दिया है कि जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है 5.3 ग्राम। तो 5.3 ग्राम जो है ये सोडियम कार्बोनेट, ये जो रिएक्ट कर रहा है एथेनोइक एसिड के साथ, जो कि है 6 ग्राम का, 6 ग्राम एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कि ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, एथेनोइक एसिड है। ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। इनका मास हमें दिया है इस तरह से ग्राम के अंदर। द प्रोडक्ट वर, जो प्रोडक्ट आएंगे, अब इनकी रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट हमें मिले 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहता है 2.2 ग्राम हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिला कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.9 ग्राम वाटर मिला, प्लस हमें मिला 0.9 ग्राम वाटर। तो ये क्या बन गया, H2O या वाटर कुछ भी लिख लीजिए, प्लस और क्या मिला 8.2 ग्राम सोडियम, ये मिला आपको एथेनोएट 8.2 ग्राम। तो 8.2 ग्राम आपको मिला सोडियम एथेनोएट, हम ये लिख देते हैं। तो ये हमें प्रोडक्ट मिले, ये सारी चीज़ें। तो सोडियम ये क्या है, हाँ ये आपको मिला। तो ये आपको मासेस दिए हुए हैं। अब ये क्या है, इस तरफ क्या है, ये रिएक्टेंट हैं हमारे, ये रिएक्टेंट हैं, यानी कि जो हमारे आपस में रिएक्शन करेंगे। और ये क्या है, इस तरफ जो राइट साइड पे हैं, ये है हमारे प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हैं, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब इनका जो मास है वो कितना दिया है देखिए। तो हमें शो करना है इसके अंदर कि ये जो ऑब्जर्वेशन आई हैं इसके अंदर, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को साबित करती हैं या एग्रीमेंट करती हैं, उसके साथ एग्री करती हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का रहेगा, ये कहता है। अब इनको ऐड करके देख लेते हैं, 5.3 और 6। जब आप इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 11.3 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 6 और 5 11.3 ग्राम आ गया। इसी तरह से आप इनको ऐड कीजिए, 8.2, 2.2, 8, 9, 10.4 आ गया। और जब आप 0.9 उसमें ऐड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 11.3 ग्राम। यानी कि जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के बिल्कुल बराबर है अगर मास के बात करें। तो ये जो है साबित करता है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 11.3 ग्राम ये आई है। तो ऑब्जर्वेशन एग्री करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ ये एग्री करती हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हो चुका है। तो इसके अंदर हमने सब कुछ कर लिया कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ एग्री करता है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ 1:8। ये आपको याद भी रखना है कि जो H2O है, H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और ये जो है हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो ये जो कंबाइन करती है, ये कहता है कि बाय मास 1:8 बाय मास ये कंबाइन करती है। यहाँ पे हमें दिया है टू फॉर्म वाटर। तभी जो है ये कहता है कि वाटर बनता है। तो तभी वाटर बनता है जब ये इस मास में कंबाइन करते हैं 1:8 में। तो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड, कितना मास हमें चाहिए ऑक्सीजन गैस का टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पे जो 1:8 दिया गया है, 1 क्या है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के ये 8 क्या है, ऑक्सीजन का है। तो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। अब हमें दिया है कि हमें 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को रिएक्ट, जो ऑक्सीजन गैस है, 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस के लिए कितनी चाहिए। अब देखिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 8 उसके लिए ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। जो हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए हमें कितनी चाहिए, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या 8 जो है हमें दिया है 1:8 बाय मास, 8 जो है ऑक्सीजन की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम 3 हाइड्रोजन ले लें तो यहाँ एक के लिए 8 था, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 8 × 3 यानी कि 24।
यानी कि 24 ग्राम आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक हाइड्रोजन के लिए आपको 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन के लिए 8 × 3 यानी कि 24 ग्राम आपको चाहिए ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। और ये जो मास है ये तो आपको याद ही रखना है कि इतने में ये इसके साथ जो है रिएक्ट करता है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसके अंदर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमें पता होना चाहिए। विच पोस्टुलेट यानी कि कौन सा जो पॉइंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में बताता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है, ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी ये जो है हमें एटम्स के बारे में बताता है। तो ये कहता है कि जो एटम्स हैं वो ना तो क्रिएट किए जा सकते, तो कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो हम इनको क्रिएट कर सकते, नाइदर बी क्रिएटेड, और आप इसको लिख सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट बताता है कि एटम्स को ना हम पैदा कर सकते और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते। ये पोस्टुलेट, ये जो पॉइंट है वो बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, ये वाला पॉइंट। तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा पॉइंट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा पॉइंट जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये जो है ये कौन सा पॉइंट बताता है, तो देखिए जो हमारा ये पोस्टुलेट है ये हमारा बताता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अगर आपने पढ़ी है, तो जो हमारा कोई भी एक गिवन कंपाउंड है, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड यानी कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का बना हो, तो उसके अंदर जो रिलेटिव नंबर और जो काइंड्स ऑफ एटम है वो इक्वल रहते हैं। यानी कि जो रिलेटिव नंबर और जो काइंड्स ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल रहते हैं, एटम्स आर इक्वल। इसको हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। वैसे तो हम लेक्चर में समझ ही चुके हैं। जैसे मान लीजिए H2O है, इसके अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए। यानी कि रिलेटिव नंबर और जो प्रकार है, यानी कि ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए, हाइड्रोजन हमें चाहिए और 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये वाटर बनेगा। तो रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर इक्वल, ये इक्वल रहेंगी। वाटर आप कहीं से भी ले लें, जब आप उसको देखेंगे तो इन्हीं चीज़ों का वो बना होगा, इसी प्रपोर्शन में वो बना होगा। तो डेफिनेट प्रपोर्शन का यहाँ पर ये मतलब है, कोई भी कंपाउंड है डेफिनेट प्रपोर्शन का इस तरह से वो बना होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। अब जो एटॉमिक मास यूनिट है ये हमारा होता है, ये वेट को एक्सप्रेस करने के काम आती है एटम और मॉलिक्यूल के। तो इसके थ्रू हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, पहले तो वेट को एक्सप्रेस करते हैं। वेट किस चीज़ का, एटम और मॉलिक्यूल का। जहाँ पे जो 1 एटॉमिक मास, अगर हम बात करें कि जो 1 एटॉमिक मास है, जो 1 एटॉमिक मास है वो किसके बराबर रहता है, वो 1/12 हम लेते हैं मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। जो मास है ऑफ 1, हम ये रेफरेंस है कार्बन 12 एटम। तो इसका जो ये चीज़ है, यानी कि 1 एटॉमिक मास जो है किसके बराबर होता है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो इसके बराबर ये रहता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है इसके बराबर होती है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आई। यानी कि एटम को हम जो है आंखों से डायरेक्टली क्यों नहीं देख पाते, क्यों, क्योंकि ये जो है नैनोमीटर के अंदर होते हैं, यानी कि बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो इनको ऐसे ही आंखों से देखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इनका जो साइज़ है काफ़ी छोटा होता है। और ये जो होते हैं, जैसे कि कोई गैस का मॉलिक्यूल है वो आप देख पाते हैं, नहीं देख पाते। जैसे एयर है, एयर के जो मॉलिक्यूल हैं देख पाते हैं, नहीं आप देख पाते। तो इतना ही बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसलिए इनको हम नहीं देख पाते। तो इसका ये आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ, ये इन सारी चीज़ों के हमें फॉर्मूले लिखने हैं। सोडियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फाइड का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहले जो है सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये हम देख लेते हैं। सोडियम को आप किससे डिनोट करते हैं, Na से,
और ऑक्साइड जो है इसके अंदर हो जाएगा O, तो Na2O हो जाएगा इसका, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जो है 2 ही चाहिए हमें, तो Na2O हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम को Al से इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो Cl3, ये वैलेंसीज भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो इसलिए जो है आपको क्लोराइड के 3 ही इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का 1 और क्लोराइड के 3, इस तरह से। उसके बाद सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड जो है, अब सोडियम वही है Na2 के उसमें जुड़ेगा और सल्फाइड S, जैसे कि यहाँ सोडियम ऑक्साइड था, यहाँ ऑक्सीजन एक था, यहाँ जो सल्फाइड है एक है, तो Na2S, इस तरह से Na2S, यहाँ Na2O था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब मैग्नीशियम को आप Mg से डिनोट करते हैं और हाइड्रोक्साइड ग्रुप को आप इस तरह से डिनोट करते हैं OH से, तो यहाँ OH2 रहेगा वैलेंसी के हिसाब से। तो वैलेंसीज जो है हम कर चुके हैं, वो आपको याद भी करनी है, पूरी टेबल ये हमारे पास होती है। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये रहेगी आपकी, ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूले। अब ये जो है, ये इसका नाम क्या है, इन सब के जो है हमें नाम बताने हैं। Al2SO4, इसका नाम क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखिए Al यानी कि एल्युमिनियम है, और ये क्या है SO4, ये सल्फेट है। तो एल्युमिनियम Al2SO4 जो है ये हमारा होता है, इसका जो नाम होगा वो होगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये इसका नाम रहेगा एल्युमिनियम सल्फेट। दूसरे का नाम CaCl2, Ca क्या होता है कैल्शियम, और Cl2 क्लोराइड, तो ये हमारा रहेगा जो नाम है इसका कैल्शियम क्लोराइड, तो ये नाम रहेगा कैल्शियम क्लोराइड। अब K2SO4, अब ये K होता है, इसको हम पोटाशियम बोलते हैं। SO4 हमने ऊपर भी देखा, ये क्या था, सल्फेट था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोटाशियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा पोटाशियम सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद KNO2, K क्या है पोटाशियम, और NO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे SO4 सल्फेट था, NO2 नाइट्रेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पोटाशियम नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा पोटाशियम नाइट्रेट इसका नाम। CaCO3, Ca क्या होता है कैल्शियम, CO3 होता है कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसका नाम रहेगा। तो इस तरह से इन सब के नाम जो है इस तरह से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट इज मींट बाय टर्म केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो वो हम जान लेते हैं। अब देखिए जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला हमारा होता है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप इसको बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज़ को सिंबल से रिप्रेजेंट करना। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, जैसे कि आप वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ये सारे क्या है केमिकल फॉर्मूला है। यानी कि सिंबल से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, वाटर को इससे, हाइड्रोक्लोरिक को इससे, सल्फ्यूरिक एसिड को इससे, तो इस तरह से आप इसको डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए H2S मोलिक्यूल एंड PO4 3 नेगेटिव आयन, इसके बीच में कितने एटम प्रेजेंट हैं। एटम यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये H2S है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, और S कितना है 1 है, यानी कि हाइड्रोजन के तो 2 एटम हो गए, और 1 एटम जो है इसमें सल्फर का है, तो यानी कि जो टोटल एटम हो गए इसके अंदर 3 एटम हो गए। तो इस तरह से हमें बताने हैं कि कितने जो इसके अंदर एटम प्रेजेंट थे। तो H2S में कितने हो गए 3 एटम्स हमारे हो गए, और PO4 जो हमारा 3 नेगेटिव आयन है इसके अंदर कितने हैं, तो इसके अंदर देखिए एक P का एटम है यानी कि फॉस्फोरस का, और जो 4 एटम हैं वो ऑक्सीजन के हैं, यानी कि 1 + 4 इसके अंदर कितने हो गए 5 एटम हमारे पास हो गए। तो इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 5 एटम है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस, कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस ऑफ H2O2 Cl2, इनके सबके मोलिकुलर मासेस हमें बताने हैं। तो वो किस तरह से निकालेंगे? तो जो मोलिकुलर मासेस हैं हमारे पास, जो मोलिकुलर मासेस हैं तो उनको हम कैसे बताएंगे? अगर मान लीजिए हमें H2 का बताना है तो इसके अंदर कितने एटम हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो 2 इंटू जो इसका एटॉमिक मास होगा वो हमें करना है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, हम उससे नोट करते हैं। तो 2 इंटू 1U क्या हो जाएगा हमारा? 2U, ये इसका आंसर आएगा, यानी कि H2 का। अब O2 का अगर हम देखें तो O2 का ये क्या रहेगा? अब O2 का अगर हमें करना है तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ? 2, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16U। तो U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो 16 होता है तो 16U लिख दिया। 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 32U हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का हो गया। Cl2 का अगर हमें निकालना है तो 2 Cl2 के हमारे पास जो एटम है और इसका जो एटॉमिक मास है Cl का वो कितना होता है? 35.5। ये भी एक न्यूमेरिकल के अंदर हमने निकाला था। तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 71U। इसी तरह से CO2 का अगर हमें निकालना है तो इसके अंदर जो C है हमारे पास वो 1 है और ऑक्सीजन जो है वो 2 हैं, यानी कि जो एटॉमिक मास जो C का है प्लस 2 इंटू जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा वो चीज़ हमें डालना है। तो अगर हम कार्बन का देखें तो एटॉमिक मास 12 होता है प्लस, और ऑक्सीजन का देखें तो एटॉमिक मास 16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 12, और ये 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 44U हो जाएगा। तो इस तरह से CO2 का आप निकाल लेंगे। इस तरह से CH4 का अगर आपको निकालना हो तो वही जो है कार्बन का कितना है? 12 है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, प्लस हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, लेकिन यह 4 हैं जो एटम है, तो 4 इंटू 1 U इसके साथ आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया और 12 आ गया, ये कितना आ गया? 16U आ गया। तो इस तरह से आप निकालेंगे। इसी तरह से जो आगे आपको दिया है ये सारे जो है यहाँ तक हम पहुँच गए हैं C2H6। अब C2H6 का आप किस तरह से निकालेंगे? C2H6 का 2 तो कार्बन के जो एटम हैं प्लस 6 हाइड्रोजन के, यानी कि कार्बन का कितना है? 12, तो 12 इंटू 2 ये हो गया 24। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, यानी कि 6 इंटू 1 6, 24 और 6 क्या हो गया? 30, यानी कि 30U आप इसको लिखेंगे। इसी तरह से C2H4 का सेम वही निकलेगा। 2 कार्बन के हैं तो 2 इंटू 12 24 ये हो जाएगा, प्लस 4 हाइड्रोजन के हैं 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 28U। आपको अगर मास पता है तो इजीली आप इसको निकाल लेंगे। अब NH3 का कितना रहेगा? NH3 का यहाँ पे आ गए हैं। NH3 नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस 3 हाइड्रोजन के हैं, यानी कि 3 इंटू 1 3 ही रहेगा, 14 और 3 हमारा हो जाएगा 17, 17U आ जाएगा। किसी का भी आप इस तरह से एटॉमिक मास निकाल लीजिए। CH3OH का निकाल लीजिए, ये जो लास्ट है CH3OH का। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या रहेगा? कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन के प्लस 1 ऑक्सीजन का प्लस 1 हाइड्रोजन का, यही आइटम है हमारे पास। यानी कि कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 है तो 3 इंटू 1 3, ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है? 16, तो 16 आ जाएगा क्योंकि एक ही है। और हाइड्रोजन का कितना होता है हमारे पास? 1। आप इसको टोटल करेंगे 12 और 3 15, 15 और 16 31, और 31 और 1 32U हो जाएगा। इस तरह से आप जो है सारे जो है ये कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो आपको समझ आ गए होंगे ये जो क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। ये एटॉमिक मास वगैरह आपको पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन जो है सोल्व होते हैं हमारे। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO Na2O K2CO3। गिवन एटॉमिक मास इनके दिए हैं। Zn का 65U, Na का 23U, K का जो पोटाशियम है ये चीज़ दी है, और यहाँ पे 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16U ये हमें दिया है। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास सारे दिए हैं, हमें जो है ये ZnO निकालना है। ZnO अब ये किसके बराबर रहेगा? अब Zn का एटॉमिक मास हमें दिया है कितना? 65 दिया है। O का हमें दिया है, O का 16 दिया है,
तो दोनों को ऐड कर देना है बस। 65U प्लस 16U, ये कितना हो जाएगा? 81U के बराबर हो जाएगा। ये आंसर रहेगा ZnO का। अब उसके बाद ZnO के बाद हमारे पास क्या चीज़ है? Na2O। Na2O है तो यानी कि Na2O यहाँ पे हमें दिया है Na का 23, तो यहाँ पे 2 हैं Na2 के, यानी कि 2 इंटू क्या आ जाएगा? 23 प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है 16U है। अब आप इनको ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। 23 इंटू 2 46 प्लस 16, ये हमारे पास हो जाएगा 62U हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से K2 जो आपको दिया है आगे K2CO3 ये चीज़, तो K2CO3 का भी आप निकाल सकते हैं। अब K2CO3 का आप खुद निकालें तो कैसे निकालेंगे? K का आपको दिया है 39U, तो 2 इंटू 39 क्योंकि 2 हैं यहाँ K2 के, प्लस कार्बन का आपको दिया है 12U, तो 12U आप लिख देंगे, प्लस O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन के हैं, 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना है? 16 होता है। तो ये चीज़, तो इसको आप ऐड कर देंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 78 प्लस 12 और 16 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 48 ये आ जाएगा। और 70 80 और ये 90 प्लस 48 आ गया। और जब आप इसको ऐड करेंगे 138 आ गया। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक हम जो है इसको सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर लेंगे। आप कुछ जो है एटॉमिक मासेस याद कर लीजिएगा, कुछ बेसिक क्लियर कर लीजिएगा इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।